हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर स्टडी चैनल। क्या नाम था चैनल का? सान फिजिक्स क्लासेस एंड आई एम अभिषेक दुबे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने अपना सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन शुरू करके उसकी एक्सरसाइज शुरू कर दी है। सारे कॉन्सेप्ट अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख भी सकते हैं ज़रूरत होने पर। तो इसकी एक्सरसाइज का हमने पहला वीडियो जो कि लेक्चर 04 है, आप सर्च कर सकते हैं सान फिजिक्स क्लासेस एक्सरसाइज, या आप सान फिजिक्स क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें क्वेश्चन 1 to 6 जिसमें हमने जो है वो बता दिया है। क्वेश्चन 1 to 6 आपके सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज में टोटल कितने क्वेश्चन है? 18। इसलिए हमने पहला वीडियो जो है वो क्वेश्चन 1 से 6 तक डाल दिया है, और दूसरा वीडियो जो आज का वीडियो हमारा लेक्चर नंबर 05 है, इसमें हम NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक सॉल्व करेंगे। और इसके बाद में जो क्वेश्चन अगला वीडियो जो होगा लेक्चर नंबर 06, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 18 तक सॉल्व करेंगे या डिस्कस करके अपना चैप्टर एंड करके, और थर्ड चैप्टर जो कि आपका क्या है, कौन सा है, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, वो हम शुरू कर देंगे। ठीक, तो आज का हमारा दूसरा वीडियो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जाके देख लें। पिछले वीडियो में हमें ज़्यादा से ज़्यादा यही इक्वेशन ऑफ मोशन की आवश्यकता पड़ी थी, और एफ इज इक्वल टू एम ए। बस यही दो चीज़ें अगर आपको पता है तो आपका 1 से 6 में कुछ फंसने वाला नहीं है। लेकिन सेकंड में जो कि आज का हमारा 7 से 12 होने वाला है, ये हमारा मोमेंटम के ऊपर है। और मोमेंटम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, उसका प्रूफ क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, ये सारी चीज़ें हमने अपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाले लेक्चर में बता दिया है, आप जाके देख सकते हैं। मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सान फिजिक्स क्लासेस सर्च कर सकते हैं आप। तो चलिए, बाकी लिंक में डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो है न्यूमेरिकल टाइप है। तो इसमें आपसे कहा है कि 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स अ 5 वैगन ट्रेन। ये आपका ट्रेन की प्रॉब्लम है। इसमें हमसे ये कहा है कि हमारा जो इंजन है, ट्रेन का जो इंजन है, उसका मास, इसको हम कैपिटल एम से मान लें, ये हमारा दिया गया है 8000 किलोग्राम। 8000 किलोग्राम का हमारा इंजन है, और उसमें 5 वैगन्स लगे हैं। वैगन से मतलब डिब्बे, 5 डिब्बे लगे हैं, जिनमें से एक का वजन जो है वो 2000 किलोग्राम है। 2000 किलोग्राम। तो यहीं से आप हमें निकाल लेंगे टोटल वेट नहीं, मास लिखिए। टोटल मास ऑफ किसके, वैगन्स। तो 5 है, एक 2000 किलोग्राम का है, तो सब मिला कितना हो गया, 10,000 किलोग्राम। ठीक, और 8000 किलोग्राम का हमारा इंजन है। तो टोटल मास कितना आ जाएगा, 10,000 प्लस 8000 किलोग्राम, कितना होगा, 80,000 किलोग्राम। 18,000 किलोग्राम हमारा पूरा वजन इसका हुआ। हाँ, और ये कहा है कि इफ़ द इंजन एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, 40,000 न्यूटन का फोर्स जो है वो हमारा इंजन लगा रहा है। फोर्स अप्लाइड बाई इंजन कितना है, 40,000 न्यूटन। 40,000 न्यूटन का फोर्स हमारा इंजन लगा रहा है, और जिसमें से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है, पिछले वीडियो में बताए हैं एक्सरसाइज वाले में। फ्रिक्शन, घर्षण बल जो है वो हमारा दिया गया है 5,000 न्यूटन। ठीक, तो अब हमसे अगर कोई आपसे पूछे कि नेट फोर्स आपका कितना आएगा, फोर्स नेट फोर्स में क्या होगा कि फ्रिक्शन फोर्स जो है अगर उसे हम घटा दें
तो हमें सीधा सीधा ये पता चल जाएगा कि हमारा आगे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है। देखिए ऐसे समझिए कि हम इधर से 40,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे और कोई इधर से 5,000 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था। ये कौन सा है? फ्रिक्शन वाला फोर्स। ये कौन सा है? फोर्स भाई इंजन वाला। तो हमने आपको पहले बताया था ना कि अनबैलेंस्ड फोर्स जहाँ पर हो वहाँ पर दोनों को माइनस कर देने पर हमें नेट फोर्स या मोशन का पता चलता है। तो एफ नेट हमारा कितना आ जाएगा? 35,000 न्यूटन। ठीक, ये हमारा नेट फोर्स आ गया और टोटल मास हमारा आ गया 10 किलोग्राम। अब हमसे पूछा है कि इसमें अंदर दो पार्ट है। तो पार्ट ए हमसे पूछा है कि नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो पहला जो हमारा था वो हमसे यही चीज़ पूछी है कि नेट फोर्स कितना लगेगा। तो नेट फोर्स कितना है? फ्रिक्शन फोर्स को टोटल फोर्स से घटा देंगे तो जो हमारा आएगा वो क्या आएगा? नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स 35,000 न्यूटन। तो पहला तो हो गया। बी में हमसे कहा है द एक्सेलरेशन। इसमें हमें इसको क्या निकालना है? त्वरण। एक्सेलरेशन निकालने के फार्मूले कई है, लेकिन हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि कौन सा लगाएं। तो फोर्स हमें पहले से पता है, मास भी पता है, ए निकालना है तो हमारा यहाँ से जो है वो आसानी से आ जाएगा। ठीक, एफ इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। फोर्स हमारा कितना दिया गया है? 35,000 न्यूटन। और मास हमारा कितना दिया गया है? 18,000 क्या किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट आप देखे रहिएगा, यहाँ से यही आएगी, न्यूटन पर किलोग्राम। ऐसे यूनिट आप पहली बार देखेंगे लेकिन कि सही है ये। अब सही कैसे है रुकिए प्रूव करके दिखा रहे हैं। 1.99 न्यूटन किलोग्राम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। 1 2 3 1 2 3 18 दूना 36 होता है तो पूरा 36 नहीं जा रहा है तो 1.99 जाएगा। देखिए तो यूनिट कैसे आई है। तो यूनिट के लिए आप समझिए कि 1 न्यूटन हमारा किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट जो हमारी यहाँ पर आई है ये आई है न्यूटन पर किलोग्राम माइनस में। ठीक, मतलब क्या होगा कि न्यूटन से हम किलोग्राम को डिवाइड कर देंगे। वही तो है, न्यूटन से किलोग्राम डिवाइड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन किलोग्राम। किलोग्राम से किलोग्राम कर दिया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हमारा एक्सेलरेशन। अगर चाहिए लिख दें दोनों सही है। आपको जो सही लगे लिख दीजिए, लेकिन कि आना चाहिए दोनों। तो यही इतना था। ये एक्सेलरेशन हमारा आ गया 1.99 न्यूटन किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहला फोर्स पूछा था सीधा सीधा, तो ये हो गया। आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। बस वही ध्यान रखना है कि नेट फोर्स निकालने के लिए डायरेक्शन देख के एक ही जिस दिशा में निकालना है उससे बाकी सबको घटा देना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका इसी तरह से है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ अ मास ऑफ 1500 किलोग्राम। इसमें मास कितना दिया है? 1500 किलोग्राम। What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square minus 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए इसमें आपसे जो कहा है कि वन स्टू नहीं लिखा है, लिखा है कि इफ व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड। ये सब आपको केवल घुमाने के लिए लिखा है, बाकी सीधा सीधा आपको इसमें एफ इज इक्वल टू एम ए फार्मूला लगा के एफ निकाल लेना है, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन में केवल घुमाया है बस। तो एफ इज इक्वल टू क्या लगा देंगे? एम ए। तो एफ इज इक्वल टू एम ए जब हम लिख देंगे तो एफ हमारा कितना है वही निकालना ही है। एम हमें दिया है 1500 किलोग्राम और इंटू माइनस 1.7
मीटर पर सेकंड। देखिए माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि उसमें वो जो है उसे रुकना है, ब्रेक लगा रहा है, तो एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में जाएगा। हमने आपको बताया था ना कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेटर को बढ़ाना, लेकिन अगर रोकना है तो एक्सेलरेशन कम करना पड़ेगा। कम करेंगे तो फिर इसकी वजह से माइनस लिखा जाएगा यहाँ पे। तो सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15 सत्ते 105, सॉरी 5 कैरी 3, 15 कम 15 10 25 डबल 0, 1 पॉइंट यहाँ है तो पॉइंट आ गया यहाँ 2250 न्यूटन। लेकिन किस में आया, माइनस में। माइनस में समझ में आया ना, एक्सेलरेशन कम हो रहा है इसलिए हम माइनस में देखेंगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता था, रिटार्डेशन। पुरानी चीज़ें आप भूलिए मत, उसे याद किए रहिए। ठीक, तो यहाँ पर आप नोट में लिख दीजिए, चाहे अगर आप चाहें तो, कि नेगेटिव वैल्यू shows दैट, क्या बता रही है कि फोर्स इज टू बी अप्लाइड, फोर्स को लगाना है कहाँ, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ, किसके, मोशन के, अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन, मतलब फोर्स जो है हमारे मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट दिशा में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। ज़्यादा कुछ मुश्किल से आया नहीं, पीछे वाला छोटा सा था, इस वाला भी छोटा सा है, केवल पीछे को में लगाना है, ये माइनस का ध्यान रखना है, और माइनस बता क्या रहा है ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे एमसीक्यू टाइप पूछा हुआ है कि व्हाट इज मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, सीधा सीधा पूछा है कि मोमेंटम का फार्मूला क्या है, बस ज़्यादा और कुछ नहीं। मोमेंटम किससे लिखा जाता था, p से इज इक्वल टू क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी, संवेग और द्रव्यमान वेग। p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास m है, वेलोसिटी भी है, m भी। कौन सा ऑप्शन है आपका, ये डी वाला, बस ये भी छोटा सा है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा है कि यूजिंग हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। देखिए इसमें क्या कहा है कि कोई ब्लॉक जो है वो फर्श पर रखा हुआ है, हम उसे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आगे नहीं जा रहा है। तो आगे ना जाने का मतलब ये है कि वो हमसे कहा है कि 200 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये हमसे पूछ रहे हैं कि फिर फ्रिक्शन फोर्स कितना है उस पर, समझ में आया ना। मतलब 200 न्यूटन का फोर्स लगाने पर भी वो आगे की तरफ नहीं बढ़ रही है, तो हमें बताइए कि फ्रिक्शन फोर्स कितना है। फ्रिक्शन फोर्स मतलब घर्षण बल कितना है। ठीक, तो द वुडन कैबिनेट इज मूविंग, इट इम्प्लाइज दैट द फोर्स इज अनबैलेंस्ड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी उसमें ये कहा है कि मोशन कर रही है, मतलब रुका नहीं है, 200 न्यूटन का फोर्स लगाने पर वो आगे की तरफ बढ़ रही है। तो अब बताइए कि फ्रिक्शन फोर्स लगभग कितना है। तो हमने आपको जब फोर्स पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि फोर्स कितने तरह की होती थी, दो, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। और बैलेंस्ड फोर्स जो होती थी उसमें कोई मोशन जो है वो नहीं हो रहा था। मोशन होने के लिए फोर्स का अनबैलेंस्ड होना ज़रूरी है, और अगर फोर्स की ही डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपोजिट साइड लगने वाली फोर्स कम है। तो अगर आगे से हम 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और ब्लॉक हमारा आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो 200 से न्यूटन से कम है। वुडन कैबिनेट इज मूविंग, वुडन कैबिनेट जो है वो चल रहा है। इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि द फोर्स इज अनबैलेंस्ड फोर्स,
और फ्रिक्शन फोर्स इज लेस देन 200 न्यूटन। फ्रिक्शन फोर्स जो घर्षण पर लग रहा है वो 200 न्यूटन से क्या है, कम है। ठीक, खत्म। ये भी कुछ नहीं था, छोटा सा था। अब आया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे मोमेंटम वाली कंडीशन पूछा है। अब इसके पहले आप हमें ये बताइए कि मोमेंटम का जो फार्मूला हमने कंजर्वेशन के बाद बताया था वो कितने लोगों को पता है। पॉज करके आप लिखने की कोशिश कीजिए। शॉर्ट ट्रिक भी उसमें हमने बताई थी याद करने की। तो क्या था वो कि ये कहा था कि एक तरफ U1 वाले सारे और एक तरफ U2 वाले, सॉरी एक तरफ U वाले एक तरफ B वाले, तो यही तो हुआ ना, M1U1 प्लस M2U2 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2। ठीक, तो उसी तरह से यह है। तो हमसे कहा है टू ऑब्जेक्ट ऑफ ईच ऑफ मास 1.5 किलोग्राम। मास M1 जो है कितना दिया गया है, 1.5 किलोग्राम, M2 1.5 किलोग्राम, मास सेम है। और ये भी कहा है कि U1 2.5 मीटर पर सेकेंड, U2 2.5 मीटर पर सेकेंड। देखिए, लेकिन इसमें भी एक चीज़ आपसे कही है, मूविंग इन अपोजिट, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, सॉरी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन बट इन डिफरेंट डायरेक्शन। पिक्चर तो सीधी रेखा में रही है, लेकिन एक ऐसे तो एक ऐसे, डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट का मतलब क्या होगा कि कोई भी एक वेलोसिटी जो है वो हमें माइनस में करनी पड़ेगी। तो हमने पहली वाली जो है वो माइनस में कर दिया। माइनस क्योंकि समझ में आया ना, क्योंकि उसमें कहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में हम एक ही डायरेक्शन में चलने वाले को पॉजिटिव लेके चल सकते हैं। जब अपोजिट से आएगा तो उसे हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी। ये हो गया। अब उसके आगे लिखा है कि द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टूगेदर, what will be the velocity of the combined object after collision। मतलब क्या हुआ कि पहले इतने वेलोसिटी से ऐसे चल रही जैसे फिगर में बताए हैं, मास इक्वल है दोनों का, एक इधर से चल रही है एक इधर से चल रही है, दोनों आके एक जगह पर कोलाइड करती हैं, टक्कर हो जाती है। तो हमसे कहा है कि टक्कर हो जाने के बाद उनकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। मतलब हमसे V1 पूछा है और V2 पूछा है कि कितना कितना आएगी दोनों। अब देखिए, ये भी इस फार्मूले में लगाया जा सकता है, लेकिन कि अगर थोड़ा दिमाग लगा देंगे तो इसे भी नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए, अगर हम मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकाल दें, पीछे मोमेंटम है, आप पूरा देख लीजिए। मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना हो जाएगा, M1U1 प्लस M2U2, इसमें भी चारों चीज़ें पता है ना, तो कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू माइनस 2.5। यूनिट क्या होती है इसकी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ जाएगा 25, 25 से कम, 25 12 37, 3.75, 3.75 कितना हो गया, 0, खत्म। मतलब क्या हुआ कि बिफोर कोलिजन जो है उनका मोमेंटम हो गया 0। हाँ, और यहाँ से अगर आप देखें तो हमसे ये बताया है कि M1 प्लस M2 या बिफोर कोलिजन जो है, ये 0 वाली वैल्यू जो है वो इसके बराबर होगी। और मास दोनों का 0 के बराबर कभी हो नहीं सकता, इसलिए मास 0 हो नहीं सकता, पूरा 0 है, इसलिए हमें वेलोसिटी को 0 होना पड़ेगा। देयरफॉर वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी आ गई, 0। कैसे 0 आई,
इसमें यह है कि ये चीज़ें हमारी 0 के बराबर हो गई। ये कैसे हुआ ये हमने यहाँ पर बताया। और अगर ये 0 है, दोनों बराबर है, तो इसको भी 0 के इक्वल होना चाहिए। लेकिन जो मास है वो मास तो 0 होगा नहीं। 1.5 1.5 वो तो कांस्टेंट ही है। अब अगर कुछ भी 0 हो सकता है तो इसमें कौन सी चीज़ वेलोसिटी 0 हो जाएगी और काम हमारा चल जाएगा। तो ये आंसर आ गया हमारा 0। क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपका कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि आज का हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे क्या कहा है, लिखा है बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन है इसमें नहीं कुछ। पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, तीसरे गति के नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु पर धक्का लगाते हैं, द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये तो कहता है रिएक्शन दियर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स लगाया जा रहा है उतना फोर्स वो हमें वापस भी करेगी। तो इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मासिव ट्रक पार्क्ड along a roadside, it will probably not move. It will probably कहाँ गया not move. A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. देखिए, ये कहा है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से होता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर रिएक्शन के लिए जितना एक्शन फोर्स लगेगा उतना ही रिएक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन एक ट्रक खड़ी है, वो ट्रक मूव क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जितना फोर्स वो लगा रही है उतना ही फोर्स वापस उस पर भी तो लग रहा है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक बच्चा क्लास का ये बताता है कि सर उसमें ये है कि जितना फोर्स वो ट्रक पर लग रहा है उतना ही फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट तक की, दोनों फोर्सेज इक्वल होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं और उसका जो फोर्स है हमारा वो एक बैलेंस्ड फोर्स आ जा रहा है जो कि 0 के बराबर है और इसकी वजह से कोई मोशन नहीं हो रहा। क्या ये उसका आंसर सही था? आप बताइए अपने हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है, क्योंकि जब आपको हम पढ़ा रहे थे कि लॉज ऑफ मोशन, तो उस ये फोर्स पढ़ा रहे थे सबसे पहला वाला वीडियो इस चैप्टर का। तो उसी में हमने बताया था कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स में मोशन के लिए केवल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि उसके साथ साथ एक्सेलरेशन भी इम्पोर्टेंट होता है। ये बात आपको हम क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन में भी बताए हैं, फोर्स में भी बताए हैं, और वही चीज़ आज यहाँ पर है। तो द मास ऑफ ट्रक इज टू लार्ज एंड सो इट्स इनर्शिया इज टू लार्ज। इनर्शिया की बात आ गई, कौन सा लॉ लग रहा है? फर्स्ट। सो द स्मॉल फोर्स exerted on the truck cannot move it and the truck is remained at rest. For the truck to attain motion, an external large amount of unbalanced force need to be exerted. उसे मोशन करने के लिए उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, थोड़े मोड़े फोर्स से वो बढ़ेगी नहीं। लेकिन जैसे उसमें तो कहा है कि फोर्स जो है वो बराबर लग रही है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर वही वाला लग रहा है कि एक्सेलरेशन उसमें ज़्यादा हो जाएगा या इनर्शिया उसकी जो है वो बहुत ज़्यादा होने के कारण से मास। ये समझ में आ रहा हो? देखिए एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ए में। अगर हमें एफ को बढ़ाना या घटाना कुछ भी है तो उसमें से हमें एक चीज़ को कांस्टेंट रख के दूसरे में परिवर्तन करेंगे। ठीक। एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट हमारी रुकी हुई है, तो जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड करेगा? मास पर ही तो डिपेंड करेगा, और ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है इसलिए उसमें मोशन जो है वो नहीं होगा। यही इतना इसमें है। क्वेश्चन नंबर 12 ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 से हम अपने अगले वीडियो में वो कवर करेंगे और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी और हम अपना अगला वीडियो या अगला चैप्टर जो है ग्रेविटेशन शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। पुरानी चीज़ों को रिवाइज कर लिया करिए क्योंकि वो भी ज़रूरी होते हैं। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।